हेलो डियर अटर्नीज, डीएलएड कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आने वाली हैं। उसी क्रम में सबसे पहले आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से उनका पैटर्न रहता है, तो उसी क्रम में आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पहला जो पेपर है आपका, उसका ये 2023 में हुआ एग्ज़ाम पेपर है। इसको समझने का प्रयास करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू और अच्छे से करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं पहला पेपर। ये देखिए, पहले पूरा पेपर आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। ये देखिए, चूँकि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का होता है, तो इसलिए इसमें ये देखिए 15 क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो कि 15 नंबर के होते हैं। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में ये अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न कितने आते हैं? ये आपके 30 यानी कि 15 अति लघुत्तरी आते हैं। ये भी आपका 1 नंबर का ही होता है। तो 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर के वेरी शॉर्ट, मतलब 15-15 30 नंबर का जो ये आपका पेपर वेरी शॉर्ट तक हो गया। इसके बाद में लघु मतलब लॉन्ग में 10 क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग में 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन या 40 प्रश्न आपके इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो ये 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, इनमें मार्किंग 2 नंबर की होती है। प्रति क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर का मतलब 20 नंबर, 30 नंबर आपके 1-1 नंबर के, और 10 क्वेश्चन जो हैं आपके वो 2-2 नंबर के। इस तरह से आपके 40 प्रश्नों का ये पेपर बनाया जाता है, जिसमें कि बहुत ही बारीक चीज़ें या बहुत ही अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने किसी भी विषय को लाइट लिया या उसको नहीं समझा है, तो आप पेपर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने विषय पर कमांड करते हुए आइए एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त तक हो जाएंगे। चलिए, तो आप शुरू करते हैं आज आपका पहला पेपर, पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है। ये क्या कहता है? ये है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आपको पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपने मीन, मीडियन और मोड का नाम सुना होगा। ये क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, जिनसे केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंटर पॉइंट नापते हैं या मापते हैं। ठीक है, तो मीन यानी कि मध्यांक, मध्यमान और बहुलक। ठीक, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मापक नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? इनमें से आपका प्रसार ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे का क्वेश्चन, इस तरह से आगे का क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक जो हैं, इन्होंने, जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने 2 तरीके के नियम दिए। एक प्रमुख नियम या जिसे मुख्य नियम कहते हैं, और एक गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 तरीके के इन्होंने नियम दिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में 3 टाइप के नियम होते हैं। प्राइमरी में कौन से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, और तीसरा होता है इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, ये सारी ब्रीफ में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। पहले आप आज सिर्फ पेपर के पैटर्न को समझने का प्रयास करें। थॉर्नडाइक ने 2 तरीके के नियम बताए, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक या मुख्य नियम जो थे वो कितने थे? 3, और सेकेंडरी नियम। ठीक, तो इसमें से थॉर्नडाइक
से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें चूंकि मुख्य पूछा गया है, प्राइमरी पूछा गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर क्या हो गया? 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये आपको सबको पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य में, जो वयस्क मनुष्य है उसमें कितनी हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है आपकी 206। ठीक है, लेकिन जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय ये 270 हड्डियां उसकी होती हैं। अब ये 270 हड्डियों में से 206 कैसे रह जाती हैं, ये आपको हर एक चीज़ ब्रीफ में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग भाग में, अलग अलग टुकड़ों में होती हैं हड्डियाँ। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो वो एक में ही जुड़ती रहती हैं। तो इस तरह से जब आप वयस्क होते हैं तब आप में 206 हड्डियाँ बचती हैं, और जब नवजात शिशु होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके 270 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत। मतलब क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत ये स्किनर ने दिया था। ठीक है, ये पूरे बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलॉव, ये सब अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक थे, और इन्होंने कई सारे नियम दिए थे। तो एक एक करके सभी नियम और सारी चीज़ें समझेंगे, बस आज आप सिर्फ पैटर्न समझें। क्रिया प्रसूति अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये थे स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर। इन्होंने स्टिम्यूल्स उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत का पुनर्बलन से संबंधित दिया था। ठीक है, अगला क्या कहता है? आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है जब आप किस एज में सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं? जब आप यंग होते हैं, है ना। आप जब, भाई छोटा बच्चा है, वो किसी भी अपराध, उसको कुछ सोचने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। शैशवावस्था मानी ही जाती है आपकी 0 to 2 ईयर। शैशवावस्था कितनी मानी जाती है? 0 से 2 साल तक। बाल्यावस्था आपकी मानी जाती है लगभग, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने माना है 2 से 11 या 3 से 9 तक भी मानी है किसी ने 3 से 11 तक भी मानी है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था मानी जाती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गैंग वो जो कहते हैं, ये किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा विकास होता है वो किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोर बहुत ही जल्दी जो है क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब अपने ग्रोथ पे होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर समझते हैं, और वो सोचते हैं मुझसे अच्छा या मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पूरी दुनिया उनके हाथ में है ना। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, जब किशोरावस्था, भी सारे स्टेजेस पढ़ेंगे तो इसको ब्रीफ में करते हैं। तो ये आपका इसमें कौन सा हो गया? किशोरावस्था। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक क्षमता, इट मीन्स संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। कौन से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है? संज्ञान का मतलब किसकी बात हो रही है? आपके शरीर की, आपके शरीर की बात हो रही है, लेकिन आपके शरीर के किस भाग की बात हो रही है? संज्ञान, इट मीन्स आपकी बात किसकी हो रही है? मतलब मस्तिष्क की, ब्रेन की। तो इसमें कौन काम करेगा? शारीरिक विकास में कोई संज्ञानात्मक खेल नहीं है, उसमें कमी नहीं आनी है। व्यवसाय आप बिजनेस कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। समायोजन, किसी चीज़ को एक में मिला रहे हैं, चाहे वो अपनी ग्रुप हो या कोई अपना काम करने का तरीका हो। लेकिन जो हमारा बौद्धिक विकास है, इट मीन्स इंटेलिजेंस। ठीक है,
जो ये डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास हमारी बुद्धि से संबंधित है, इसमें क्या होगा, कमी आएगी। क्यों, कब, जब हमारा संज्ञान क्षमता में कमी होगी। संज्ञान मतलब मस्तिष्क में हमारा मानसिक ज्ञान, अगर जो हमारा मानसिक ज्ञान, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान, हमारी नॉलेज कम होगी तो हमारी इंटेलेक्चुअलिटी भी, उसका डेवलपमेंट भी कम होगा, हमारी बौद्धिक विकास क्षमता भी कम होगी। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति की बौद्धिक विकास में कठिनाई आती है। संज्ञानात्मक अक्षमता बहुत व्यापक है, ये आपको भाषा समझ में नहीं आएगी जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप शब्दों को समझेंगे नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है। ठीक है, ये देखिए, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, और यह है चेतना आपका, ये है चेतना। 3 चीज़ें होती हैं, अटेंशन, रिटेंशन, ये क्या है आपका, चेतना। ठीक, ये कथन सिर्फ पूछा गया है कि इसमें केंद्रीकरण अवधान है। अवधान का मतलब होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। अवधान का मतलब किसी चीज़ में आपने चेतना लगा रखी है, आपने मन लगा रखा है, आप उसकी तरफ फोकस्ड हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फोकस से काम कर रहे हैं और आप उसमें बीच में कोई बाधा डाल दे या अवधान डाल दे या रोक डाल दे, ये कथन किसका है। तो ये कथन डम्बल के अनुसार कहा गया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या होता है, अवधान होता है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी समझते हैं चीज़ों को वरना बहुत टाइम हो जाएगा। अगला क्या है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। हमारा ब्रेन पूरी तरह से कब डेवलप हो जाता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी हमको 18 साल में वैलिड मतलब वोट देने के लिए हम मान्य हो जाते हैं। हम वयस्क की श्रेणी में कब आ जाते हैं, जब हम 18 साल के होते हैं, और किशोरावस्था भी 18 साल तक ही होती है। ठीक है, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहते हैं, अगला कहते हैं आपका, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है। सीखने को कौन प्रभावित करता है, हमारी प्रेरणा, ध्यान, इंटरेस्ट और स्मृति। सबसे प्रभावपूर्ण करते तो सभी हैं, हमारी मेमोरी भी हमको सीखने के लिए प्रभावित करती है। ठीक है, हमें याद आता है कि किसने मुझे क्या कहा, जिसकी वजह से मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन भी हमारे सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। हमारा इंटरेस्ट भी हमें सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे प्रभावपूर्ण, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसका पड़ता है, वो पड़ता है हमारी प्रेरणा का, मोटिवेशन का, जो कि आप लोग पूरे दिन सुबह से शाम तक फ़ोन में मोटिवेशन या मोटिवेटेड वीडियो देखते रहते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन के भी कई टाइप होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होते हैं इंटरनल मोटिवेशन। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन है, मोटिवेशन या प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। अभिप्रेरणा, फिर वही बात आ जाती है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। कौन सबसे ज़्यादा करेगा, उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोत कौन से हैं। स्टिम्युलस, किसी चीज़ की नीड है वो भी आपको मोटिवेट करती है, जो जिस चीज़ की आपको कमी लगती है उसकी वजह से भी आप क्या लगते हैं, नहीं मुझे ये लेना चाहिए, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और आपका इंटरेस्ट भी आपको अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा देता रहता है। तो ये चारों ही चीज़ें आपको क्या करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं। देखिए, इंटरेस्ट इसमें भी था, और इंटरेस्ट मतलब कारक तो है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें क्या कह रहा था, सबसे प्रभावपूर्ण कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11
नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? आनुवंशिकता मतलब जीन। जीन का मतलब जैसे आप कहते हैं कि इसकी आंखें इसकी मम्मी की तरह हैं, इसकी नाक इसके पापा की तरह है, इसके हाथ या इसका चेहरा या इसका फिगर ये इसकी तरह अपने ही रिलेटिव को किसी ना किसी को कहते रहते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? जीन। तो कौन हमें अपना हमारी आनुवंशिकता हमारी हेरिडिटी को कौन आगे बढ़ाता है? जो हमारे जीन होते हैं। कौन बढ़ाता है? जो हमारे जीन्स होते हैं। ठीक, जीन आनुवंशिकता की एक यूनिट होती है जो कि गुणसूत्रों को डिपेंड करती है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, अगला क्या है? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तित्व इट मीन्स पर्सनालिटी। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को नापते हैं? ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यक्तिगत मतलब सेल्फ, प्रक्षेपण मतलब ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करा जाते हैं। कैसे कि किस तरह से जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इंटरव्यूअर जो होते हैं, इंटरव्यूअर वो क्या करते हैं? आपको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, या फिर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सभी जो चारों होती हैं ये आपकी व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियां होती हैं। व्यक्तित्व विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्या है? भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है किससे? भाटिया बैटरी परीक्षण जो कि एक बुद्धि से संबंधित है, ये इंटेलिजेंस से संबंधित है। आपकी कितनी आईक्यू है, कितना आईक्यू लेवल है, ये पूरा कौन बताता है? भाटिया बैटरी टेस्ट। ये अलग अलग कई सारे, एक भाटिया बैटरी ही नहीं, कई सारे बुद्धि के परीक्षण या बुद्धि के परीक्षण टेस्ट हैं, उनको आपको पूरे ब्रीफ में किए जाएंगे। ठीक है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक सबसे प्रदर्शन परीक्षण है। JCM भाटिया द्वारा 1955 में ये विकसित किया गया था। ठीक है, कि आपकी बुद्धि किस तरह से काम करती है, कितनी उसमें चयन करने की क्षमता, कितनी उसमें आदेश करने की क्षमता, या किस तरह का आपका आईक्यू लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा में सृजनात्मकता। शिक्षा में सृजनात्मकता क्या काम करती है? तो सृजनात्मकता क्या होती है? सबसे पहले तो आपको सृजनात्मकता समझना चाहिए। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जैसे आप ड्राइंग में हैं, आप ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ आपने नया किया, आप डांसिंग में होंगे परफेक्ट, आप म्यूज़िक में परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब आपकी क्रिएटिविटी है। तो ये इसमें कौन सा होगा? इसका सबसे प्रमुख रूप कौन सा होगा? इसमें आप चिंतन, थॉट। ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं, एक कवि या लेखक है, वो क्या करता है? अपनी पोयम का सृजन करता है। सृजन मीन्स बनाना, क्रिएट करना, बिल्ड करना। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस, चिंतन से अपनी चीज़ों को बनाता है। जब जो बच्चा ड्राइंग अच्छी करता है तो वो क्या करता है? पहले सोचता है माइंड में कि हाँ मुझे ये बनाना है, या कोई बिल्डिंग बनानी है तो आर्किटेक्चर क्या सोचता है? नहीं, पहले थिंक करता है, नहीं मुझे इस तरह से इतने स्क्वायर फीट में ये बनाना है, इतने स्क्वायर फीट में ये बनाना है। या कोई पर्टिकुलर कोई क्लॉथ डिज़ाइनर है तो वो क्या करता है? पहले अपने मन में थॉट प्रोसीजर को लाता है। तो फिर ये क्या करता है? सृजनात्मकता मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे ज़्यादा आपकी चिंतन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जीन पियाजे, बहुत ही पॉपुलर नाम है जीन पियाजे, जो कि आपके बाल विकास की एक तरीके से मान लीजिए बैकबोन। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी थीं? जीन पियाजे ने बालक के विकास के लिए 4 प्रकार के इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया था। संवेगी गामक। ठीक, संवेगी मतलब इट मीन्स संवेग हमारे। ठीक है, संवेग कौन कौन से होते हैं? सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, तो वो संवेगी गामक। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सेंसरी मोटर जो हमारे सेंसस काम करते हैं, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, SPCA है ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स के थे, और ये 15 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो मतलब आपके मार्किंग का सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि आप बिलो नीचे 33 या 25 के नीचे एग्जामिनर जो होता है वो पहले ही माइंड सेट कर लेता है, आपको नियर अबाउट 25 के ऊपर नहीं ले जा पाएगा वो।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये आते हैं वेरी शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इट मीन्स बच्चे को शिक्षा की क्यों ज़रूरत है। ये है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर के आते हैं। ये भी 15 क्वेश्चन होते हैं। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। इनको आपको पढ़ना और समझना होगा, उसके बाद ही आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखें। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, बाल्यावस्था के प्रकार कितने होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये शारीरिक उसके बाल्यावस्था की पूछ रहा है, तो उसमें भी हर एक अवस्था में स्टेजेज में उसका शारीरिक विकास कैसा होगा, मानसिक विकास कैसा होगा, वास्तविक विकास कैसा होगा, सामाजिक विकास कैसा होगा और उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा। ये कई तरीके के पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं, तो उसमें से कोई भी 2 पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालक में विस्मृति मतलब रिटेंशन, एक होता है अटेंशन मेमोरी, एक होता है रिटेंशन, कम करने के 2 उपाय, मतलब उसको रिटेंशन कम हो, उसका ध्यान अवभंग ना हो, मतलब ध्यान जो कंटिन्यू है वो भंग ना हो, इसलिए उसको कौन से 2 उपाय बताएं। ठीक, किसी वस्तु का स्मरण करने से पूर्ण ध्यान होना चाहिए, स्मरण के पश्चात उसे विश्राम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक, रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कितने प्रकार की होती है, शिक्षण में कैसे सहायक होती है, पाठ्यक्रम में किस तरह से आप इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे, बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण वातावरण उनके साथ कैसे बिताएंगे। ठीक, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण की इंग्लिश होती है ट्रांसफ़र। इट मीन्स किसका ट्रांसफ़र कराना है, अधिगम बोले तो आपका लर्निंग, जो आप सीख रहे हो, आपने जो सीखा है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप जो सीखोगे वो अपने नीचे वाली जनरेशन को, अपने स्टूडेंट को सिखाओगे, अपने फैमिली में सिखाओगे, अपने आस पड़ोस सिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अधिगम का ट्रांसफॉर्मेशन, आप अधिगम यानी जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको स्थानांतरण करेंगे। ठीक, एक दूसरे से पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पर्सनालिटी अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप पर्सनालिटी का मतलब ही नहीं समझेंगे। ठीक है, तो शिक्षा व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि उससे उसके जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उसकी क्रिएटिवनेस होती है, जो उसकी सृजनात्मक क्षमता होती है, उसके सोशल जो एरिया होता है, उसका दायरा होता है, वो डेवलप करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बुद्धि की कोई भी एक परिभाषा, देखिए बहुत सारी परिभाषाएँ दी गई हैं अलग अलग, कभी कभी पर्टिकुलर किसी भी शिक्षा शास्त्री का नाम लेकर के पूछ देते हैं उन्होंने क्या कहा। ठीक, तो ये आपको सबको पढ़नी और याद करनी चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको मेमोराइज़ करा पाऊँ। तो बुद्धि की कोई भी एक परिभाषा थॉर्नडाइक ने कहा, टॉरमैन ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। शैशव मतलब अभी मैंने बताया था आपको 0 से 2 साल तक का क्या कहलाता है, कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है, शैशवावस्था। इट मीन्स सेंसरी। ठीक है, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और इसमें सीखने में भी तीव्रता होती है। बच्चे का जो है फिजिकली ग्रोथ जल्दी होता है और वो बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करता है, घुटनों चलना, खड़े होना, चलना, है ना, चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को देख के भागना, जो पेरेंट्स ने अगर कहीं चीज़ कोई छुपाई है तो उसके पीछे वो भागता है, तो अनुकरण करता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सीखने की तीव्रता होती है उनमें, किसमें, शैशवावस्था जो हमारी स्टेज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें। ठीक, समायोजन। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब समायोजन। समायोजन क्या है, किसी में ऐड ऑन करना। ठीक, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकता, इच्छा और लक्ष्यों को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। इट मीन्स आपका कोई गोल है, ठीक है, आपको लग रहा है, मैं आपके एग्जाम्पल से ही लेती हूँ, आपको लग रहा है मेरी पूरी तैयारी हो गई है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कल आपका पेपर है, आप ये सोच रहे हो आज रात में 9 बजे। ठीक है, रात में 9 बजे के बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आता है आपके फ्रेंड्स का, देख
ये PDF अच्छी है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे या यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो आपके पास जितनी नॉलेज थी आपने उसमें क्या करा, ऐड ऑन करा, ठीक है, समायोजित करा। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, समायोजन की प्रक्रिया। व्यक्तित्व की कोई भी परिभाषा, पर्सनालिटी, ये देखिए परिभाषा जो पर्टिकुलर पूछी जाती हैं उनमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उनमें मैं आपको बस याद करने के तरीके बता सकती हूँ, किस तरह से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी की कोई एक परिभाषा देना है। अधिगम क्या है, अधिगम मैं बार बार बता रही हूँ, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो नवीन अनुभव, व्यक्ति का व्यवहार जो वृद्धि होती है उसमें वो संशोधन करता है, हम नई चीज़ें सीखते हैं। पहले हम बचपन में खुद ही चलना सीखते हैं, पहले घुटनों चलना सीखते हैं, फिर पैरों चलना सीखते हैं, फिर साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, प्लेन चलाना सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, धीरे 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 अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, चाहे पढ़ाई का रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। शुरुआत बेस से होती है और फिर आप टॉप तक पहुँचते हैं। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये होती लर्निंग, ठीक है। कल्पना, कल्पना क्या होती है, इमेजिनरी, जैसे आप आजकल इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं, ठीक। मोबाइल की दुनिया कैसी दुनिया है, इमेजिन, बस दूसरे को देख देख कर आप इमेजिन करते रहते हैं, मैं भी ऐसा कर लूँगा, मैं भी ऐसा हो जाऊँगा, मैं भी ऐसा कर लूँगा, लेकिन आप हार्ड वर्क करने से बचते हैं, ठीक। नेक्स्ट, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। बैलेंस, किस तरह से आप बैलेंस करते हैं। आप पहली बात तो बैलेंसिंग के कई टाइप हो गए ना, आप अपने फिजिकल आप बैलेंस कैसे करते हो, आप अपने आप को मेंटल बैलेंस कैसे करते हो, ठीक है, आप सोशल बैलेंस कैसे करते हो चीज़ों को, ठीक है, आप पॉलिटिकल कैसे बैलेंस करते हैं। इस समय जो इंडिया पाक युद्ध चल रहा है उसमें आपका ब्रेन और आपके जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम से अग्रेसिव हो जाती है, नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, ये वो। तो ये इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना, ये क्या कहलाता है, बैलेंसिंग। मैच होता है तब, या फिर घर में कोई काम है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो आपको ये बैलेंसिंग के कई तरीके होते हैं, ठीक। वो आपके बॉडी एक्सपोजर और आपके ब्रेन या आपके बातचीत करने के तरीके से झलक जाते हैं कि आप को आपका रुझान किस तरफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बैलेंसिंग। अधिगमानांतरण, इट मीन्स क्या कहेंगे, अधिगम का अंतरण। अभी आपने देखा था अधिगम स्थानांतरण और ये अधिगमानांतरण, तो ये दोनों ही चीज़ें लगभग सिमिलर हैं। स्थानांतरण देखिए इसमें शब्द भी आया है, ये ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, अधिगम का स्थानांतरण, अपनी सीखी हुई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना अधिगमनांतरण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, यह शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। शैशवावस्था क्या होती है, 0 से 2 साल तक, उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, बच्चा कहाँ सीखेगा, सबसे पहला अपने घर में सीखेगा, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो अपने घर में सीखता है, अपनी कंट्री का नागरिक हो जाता है, ठीक। और उसका सर्वांगीण, इट मीन्स होल डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, है ना, संज्ञानात्मक, तो ये सारे विकास जो है सर्वांगीण विकास उसका होता है, ठीक। ये तो थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर के थे। अब आ जाते हैं आपके 10 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या कहलाता है, फिर व्यक्तिक विभिन्नताएं मतलब वेरियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं जीवन को। हर एक इंसान पर्टिकुलर अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। उसका सोशल डिफरेंस अलग होगा, उसका एजुकेशनल डिफरेंस अलग होगा, उसका शारीरिक डिफरेंस अलग होगा। तो व्यक्तिक मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन जितने सारे चेंजेस डिफरेंसेस होते हैं, हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी रखता है, ठीक। तो ये जो क्या है व्यक्तिक विभिन्नता का पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके कंटिन्यू चीज़ें करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। किशोरावस्था जिसको तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने, ठीक है। सबसे मेजर, सबसे खतरनाक अवस्था होती है आपकी कौन सी, किशोरावस्था, ठीक है। ये आ जाइए, अगला क्या है, ये अवधान अभिरुचि के 2 सिक्के के पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। अवधान इट मीन्स बाधा डालना, और अभिरुचि मतलब किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक। ये देखिए अवधान और अभिरुचि। अगला क्या कह रहा है, स्मृति इट मीन्स मेमोरी। बहुत टाइम हो रहा है, मैं फटाफट आपको दिखा रही हूँ ये पेपर कैसा है। स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। स्मृति क्या होती है, हमारी
मेमोरी, ठीक है, इसको कौन कौन इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन प्रभाव डालता है। प्रक्षेपी क्या होती है, प्रक्षेपी परीक्षण, जो ये क्या कहलाते हैं, प्रक्षेपी परीक्षण, ये साइकोलॉजिकल, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड परीक्षण होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी से संबंधित होते हैं ये, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, सीखने का वक्र, कर्व। सीखने का वक्र या कर्व कैसा होता है। कर्व इट मीन्स आपने देखा होगा अप एंड डाउन, कोई जैसे आप सेंसेस के आजकल शेयर मार्केट बहुत चलाते हैं, शेयर मार्केट कैसे होती है, अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन। या फिर आपने टेलीविज़न जो लोग देखते हैं बच्चे, वो क्या कर रहे होंगे, जब कोई टीवी सीरियल में कोई लास्ट सीन चल रहा होता है उसकी डेट का, तो उसकी हार्ट बीट दिखाते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसी तरह से सीखने का वक्र होता है कि आप अप कर रहे हैं और फिर कहाँ के बाद डाउन कर रहे हैं, कहाँ से अप कर रहे हैं, कहाँ से डाउन कर रहे हैं। तो ये आपको किस तरह से आपको आगे ले जाएगा, किस तरह से आप के ऊपर काम, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, बाल विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है। बाल विकास का क्षेत्र या एरिया, मानसिक विकास, संवेगात्मक, शारीरिक विकास, भाषा विकास। तो ये सारे मैं कई बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके। अगला क्या है, तर्क और चिंतन। तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक, और चिंतन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। व्यक्तित्व फिर आ जाता है ब्रीफ में, पर्सनालिटी, ठीक है। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक। ये पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मापन, ये देखिए पर्सनालिटी पर्सोना से लिया गया है, इसका होता है नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा, ठीक है। कई सारी ये विधियाँ होती हैं आपकी, व्यक्तिक, वस्तुनिष्ठ, मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण। ये देखिए तीनों ऑब्जेक्टिव में पूछ दी गई थी, उसी को उठा करके आप अगर इस पर भी अपने काम कर लेंगे तो फिर लॉन्ग और शॉर्ट आपके सारे हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सीखने का प्रभावशाली विधियाँ कैसे आप सीख सकेंगे, अधिगम कैसे सीख सकेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन मतलब अनुकरण करके। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, मोस्टली ऑफ इमिटेशन करके, मतलब अनुकरण करके, ठीक है, निरीक्षण करके, ठीक। आप ऑब्जर्वेशन करिए अपना, और परीक्षण, टेस्टिंग। तो ये था आज आपका बाल विकास का 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसको कि आप समझ चुके होंगे, आई होप सो। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के जो है PYQ प्लस सारे जो आपके नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो कराया जाएगा वो सामाजिक विज्ञान का होगा। चलिए ठीक है, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल पे कंटिन्यू विज़िट करते रहें।